1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल के रूप में। हम देखते हैं ऋग वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को। ऋग वैदिक कालखंड वैदिक काल का शुरुआती कालखंड होता है और उत्तर वैदिक काल हम लोग देखते हैं वैदिक काल के अंतिम समय के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन हो चुके होते हैं जो कि वैदिक ऋग वैदिक काल जो है उसके एकदम विपरीत की तरह होते हैं। कहाँ अस्थाई जीवन था, स्थायी जीवन हो जाता है। महिलाओं का जो दशा है वो पतनशील हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि परिवर्तित हो जाती हैं। परिवर्तन का ये काल चल रहा होता है और उत्तर वैदिक काल के लोग क्योंकि स्थायी हो गए होते हैं तो बहुत सारे नए परिवर्तन हम लोग देखते हैं। बहुत सारी चीज़ों का विकास भी हो जाता है। अब विकास हो गया है, सब कुछ बदल गया है और हमको वैदिक काल के रूप में ही हम लोग पढ़ें तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, कुछ नया टॉपिक होना चाहिए। तो इतिहासकार कहते हैं कि चलो भैया, मौर्य काल के पहले का कार्य हम लोग प्राक मौर्य काल कहकर एक सिलेबस में डाल देते हैं बच्चों के, उनका भी दिमाग थोड़ा खराब होना चाहिए। तो आ जाता है प्राक मौर्य काल। हम देखते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल को देखा जाता है एक तरीके से, और 600 ईसा पूर्व से लगभग 323 ईसा पूर्व की जो कहानी है वो हम लोग देखते हैं प्राक मौर्य काल के रूप में। हड़प्पा सभ्यता में बात करें तो हम लोग देखते हैं कि नगरीकरण हो चुका होता है और उस नगरीकरण को हम लोग प्राथमिक या फिर प्रथम या फिर पहला नगरीकरण कहते हैं। परंतु वैदिक काल में नगरीकरण वैसा ही था, कस्बे वगैरह मतलब था। परंतु उत्तर वैदिक काल में आने के बाद जब लोग और एडवांस हो गए तो अब शहरों का नगरीकरण होना प्रारंभ हो गया, परंतु उत्तर वैदिक काल में नहीं, प्राग मौर्य काल में हम लोग इसको लेंगे और कहते हैं कि प्राग मौर्य काल में ही होता है द्वितीय नगरीकरण। मतलब नगर जो है वो कुछ नए रूप से अब देखने को मिलते हैं और वो नए नगरों के रूप में हम लोग देखते हैं महाजनपदों का विकास। महाजनपदों का विकास 16 महाजनपद उस समय हुआ करते थे और इनका जो साक्ष्य वगैरह है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूक्त में देखने को मिलता है। वो 16 बड़े खतरनाक हैं। 16 में याद करने का एक तरीका है। क से शुरू होने वाले जो महाजनपद हैं उनका नाम है काशी कौशल कुरु कंबोज। काशी कौशल कुरु कंबोज। अ से शुरू होने का नाम है अंग अवंती अश्यक। अंग अवंती अश्मक, सॉरी। म से शुरू होने वाले का नाम है मगध मत्स्य मल्ल, और व से दो हैं वत्स और वज्जी। फिर 4 ठो अलग अलग हैं, गांधार पांचाल चेदी और शूरसेन। तो लिखते हैं भैया काशी कौशल कुरु कंबोज। काशी कौशल, ये महाजनपदों के नाम हैं। जैसे अभी वाराणसी जनपद है वैसे ही काशी है ना। काशी कौशल कुरु कंबोज। फिर अ से शुरू होता है अंग अवंती अश्मक। अश्मक। फिर म से आता है मल्ल। मत्स्य मत्स्य। मल्ल आता है, मत्स्य आता है, मगध आता है। और ये मगध तो बड़ा फेमस है, मतलब यही आगे चल के बड़ा खतरनाक विस्तार उस्तार कर लेता है अपना। फिर आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं व से 2 ठो वत्स और वज्जी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं पांचाल को, गांधार को, और हम लोग देखते हैं ऊपर लिखता हूँ शूरसेन को,
और चेदी को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 16 महाजनपद का नाम, धीरे धीरे करके याद हो ही जाएगा। काशी की बात करें तो काशी, धीरे धीरे करके हम लोग सारे 16 महाजनपद को थोड़ा थोड़ा देखेंगे और राजधानी को देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो वर्तमान में वरुणा और असी नदी के संगम पर स्थित ये काशी है, और महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में इसी काशी के अंतर्गत दिया गया था, सारनाथ में। अभी भी मैं भी काशी से ही हूँ भैया। तो कौशल की बात करें तो वर्तमान का हमारा जो अयोध्या का क्षेत्र है वो हमारा कौशल कहलाता है। ठीक है, कौशल अयोध्या और उसके समीपवर्ती क्षेत्र। कौशल, उत्तरी कौशल की राजधानी अलग थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी जो थी वो अलग थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी की कुशावती थी। श्रावस्ती और कुशावती। चलो भाई, कुरु की बात करें तो वर्तमान दिल्ली, कुरुक्षेत्र याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो। कुरुक्षेत्र तो वर्तमान दिल्ली मेरठ हरियाणा का क्षेत्र था, वो हम लोग कुरु के नाम से जानते हैं, और कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। आगे बढ़ते हैं। कंबोज की बात करें तो यह कश्मीर का हजारा क्षेत्र था, और यहाँ घोड़ों की बहुत ही अच्छी नस्ल मिलती थी। कंबोज की राजधानी की बात करें तो कंबोज की राजधानी हाटक थी। आगे बात करें अंग की तो आधुनिक बिहार का जो भागलपुर क्षेत्र है, 2 मिनट। तो भैया अंग की बात करें तो बिहार का भागलपुर क्षेत्र जो है वो अंग के नाम जाना जाता था, और इसकी राजधानी थी चंपा देवी, मतलब चंपा। ठीक है, अवंती की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का, वो अवंती के नाम से था। और इसकी जो, ये भी देख सकते हो 2 भाग में था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती का क्षेत्र, और इन दोनों की राजधानी अलग अलग थी। पहली की थी उज्जैनी और दूसरी की थी माहेश्मती साम्राज्य। माहेश्मती साम्राज्य। अरे साम्राज्य नहीं रहे, ससुर का नाती, महेशमती। बस, महेशमती साम्राज्य बाहुबली में चला गया मैं। तो महेशमती करके भी एक जगह था। तो अस्मक की बात करें, नेक्स्ट अस्मक है। अस्मक की राजधानी अस्मक की राजधानी से पहले हम लोग जानने लगे कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित, मतलब कि महाराष्ट्र के राज्य का क्षेत्र ये था हमारा अस्मक क्षेत्र। अस्मक क्षेत्र की राजधानी की बात करें तो ये हमारा था पैठण शहर। पैठण शहर। आगे अगर बात करें तो मगध। मगध तो भैया मतलब वही बिहार का क्षेत्र, गया और पटना के आसपास का क्षेत्र था, और इसकी राजधानी दुट्ठ थी, एक तो पाटलिपुत्र थी जो कि बाद में बनी, और पहले इसकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह, और फिर बाद में हो गई पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के एक राजा थे, उन्होंने स्थानांतरित किया था अपनी राजधानी। तो ऐसी सी बात है। मल्ल की बात करें तो पश्चिम बिहार का क्षेत्र और यूपी का देवरिया क्षेत्र मल्ल के अंतर्गत आता था। मल्ल का जो राजधानी है वो कुशीनगर और पावापुरी था। मत्स्य की बात करें तो मत्स्य हमारा जो था, ये हमारे जो मिस्टर इंडियन हैकर है उनके तरफ का एरिया था मत्स्य। राजधानी थी इसकी विराटनगर। आगे बात करें वत्स की, तो वत्स अभी आज का जो प्रयागराज है वो वत्स था उस समय का, और राजधानी थी कौशाम्बी।
कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। वज्जी की बात करें तो वर्तमान बिहार हमारा वज्जी था। मुजफ्फरनगर का समीपवर्ती क्षेत्र वज्जी के नाम जाना जाता था। राजधानी की बात करें तो इसका था वैशाली। गांधार की बात करें तो गांधार पाकिस्तान की तरफ का रावलपिंडी क्षेत्र था और गांधार की राजधानी थी हमारी तक्षशिला। मैं भी भूल रहा हूँ, मतलब ये सब देखो बात देखना पड़ रहा है मुझको भी, मतलब तक्षशिला नाम था। तक्षशिला। पांचाल की बात करें तो पांचाल पश्चिमी यूपी क्षेत्र। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी हमारी काम्पिल्य। सुरसेन की बात करें तो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र यह भी था सुरसेन। राजधानी की बात करें तो थी मथुरा। आगे बात करें, वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र चेदी था और राजधानी थी सुक्तिमती। सुक्तिमती। तो ये तो हो गए 16 महाजनपद। इन सभी महाजनपद में एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध, और ये मगध महाजनपद आगे चलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। इसने बहुत सारे महाजनपदों पर विजय हासिल की और एक बहुत बड़ा महाजनपद बनकर निकला। इसके कुछ कारण थे, मतलब कि हम लोग अब पढ़ेंगे मगध साम्राज्य को। मतलब इन सब में एक विशेष साम्राज्य था मगध साम्राज्य, जो कि पढ़ने लायक है, इसलिए हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि मगध साम्राज्य को पढ़ना क्यों है, और उसके पहले जानेंगे कि मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ कैसे। पढ़ना क्यों है ये तो मैंने बता दिया कि मतलब है क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस है इसलिए पढ़ना है। खैर कोई बात नहीं। मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, भौगोलिक कारण थे इसके। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ बता देता हूँ भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण थे। दूसरा बात करें तो हमारे राजनीतिक आर्थिक तकनीकी। तकनीकी क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि राजगिरी और पाटलिपुत्र इसके दो ठो राजधानियां थीं। तो अगर पाटलिपुत्र की बात करें और अगर राजगिरी की बात करें तो पाटलिपुत्र दो नदियों गंगा और एक नदी और है सेन नदी, सोन नदी, इसके संगम पर स्थित था। तो इसको एक फायदा ये होता था कि अगर मान लो कोई नदी डाक के इसको हमला करने आ रहा है तो पता चल जाता था। ये कुल पहले तैयार हो जाते थे सब, मारो मारो साल को मारो। तो पाटलिपुत्र बचा रहा राजधानी। अगर हम बात करते हैं राजगिरी की, जो राजगिरी 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था, है ना, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। साथ ही यहाँ पर हाथी वगैरह भी मगध क्षेत्र में बहुत अधिक थे। तो हाथी संबंध होने के कारण ये लोग के पास हाथी अधिक था, तो भाई मतलब युद्ध में हाथी वगैरह बड़ा यूज होते हैं, कुचल कुचल के सब मार देते हैं, तो बड़ा काम आता है। तो ये भी एक कहानी थी हाथी भौगोलिक के अंदर। हाथी की बात करें तो हाथी के बाद एक लौह अयस्क की उपलब्धता। इन क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र जो है वो लौह Fe की उपलब्धता बहुत अधिक थी। इसके कारण इन लोग जो है कि लोहा निकालते थे और उससे औजार बनाते थे और युद्ध में कुशल प्रदर्शन करते थे। आगे बात करें राजनीतिक कारण की तो मगध शक्तिशाली राजाओं की श्रृंखला जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, जिसको भी आगे हम लोग देखेंगे, इससे विस्तारित था। इसके कारण विस्तार होता है इसका। तो इन 3 वंशों को हम लोग देखेंगे आगे चल के। आज हम लोग हर्यक वंश को देखेंगे। खैर, तो राजनीतिक कारण यही था कि इनके जो जितने शक्तिशाली जितने राजा थे वो शक्तिशाली थे, और शक्तिशाली होने के कारण इन्होंने अच्छा खासा साम्राज्य जमा लिया। आगे बढ़े, आर्थिक कारण की बात करें तो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र के कारण किसान समृद्ध थे और राजा को कर मिला और विशाल सेना गठन हो पाया।
आर्थिक क्षेत्र के कारण मतलब उपजाऊ मैदानी क्षेत्र। उपजाऊ मैदानी क्षेत्र का मतलब कि ये हुआ आर्थिक कारण हम लोग देख रहे हैं। उपजाऊ मैदानी क्षेत्र का मतलब कि गंगा निकली, अब मगध के पात्र यहाँ पटना क्षेत्र, और जलोढ़ मृदा जो है लेकर निकल रही है। मतलब कि जल नदी निकल रही है तो नदी अपने साथ साथ बहुत सारे कण लेकर जा रही है, और उन कण में है पोषक तत्व या फिर खनिज लवण। और वो खनिज लवण जब वो उधर छोड़ रही है उन क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों में छोड़ रही है तो वो क्षेत्र उपजाऊ हो जा रहे हैं। ये क्या में बना दिया, वीर्य बन गया साला जो है। तेरी की। तो इसके कारण जो है कि वहाँ के किसान समृद्ध थे, किसान उगानी बढ़िया से कर रहे थे, किसान बढ़िया से कर रहे थे, तो मस्त एकदम उनका कहानी चल रहा था। राजा को कर दे रहे थे, राजा जो है उस कर से मार सेना वना गठित कर रहा था। तकनीकी कारण की बात करें तो रथ मूसल, बाहुबली में ये दोनों ही हम लोग देखते हैं। महाशिला कंटक, बड़े बड़े पत्थर को लेके फेंका जाता था, और फेंकने पर बहुत दूर जाता था, 10-15 लोग के साथ मार देता था। और रथ मूसल जो भल्लाल देव लेके घूमता था, वो रथ मूसल। तो इन लोग के पास ये जो रथ मूसल और महाशिला कंटक है, ये युद्ध आइटम थे, इस कारण ये बचे रहे किसी भी युद्ध में पराजित होने से। आइए देखते हैं हर्यक वंश को। तो चलिए देखते हैं कैसा था मगध साम्राज्य का हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की बात करें तो इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने, और हर्यक वंश को एक और नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक विशेष बात ये थी कि इस शासन काल में पिता पुत्र की नहीं, पुत्र पिता की हत्या करके खुद शासन पर बैठ जाता था। तो इसलिए इस शासन काल को हर्यक वंश के साथ साथ पितृहंता वंश या फिर पितृहंता शासन काल भी कहा गया। पितृहंता, ओके, पितृहंता वंश भी कहा गया। इसके संस्थापक की बात करें तो वो थे हमारे बिंबिसार। और यहीं से शुरू होता है मगध के साम्राज्य का विस्तार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार जी जो हैं वो मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए दो प्रकार से नीतियां बनाते हैं। एक नीतियां होती हैं कूटनीति और दूसरी थी युद्ध नीति। कूटनीति में इन्होंने थोड़ा सा चालाकी दिखाया और 3 विवाह किया। 3 विवाह 3 अलग अलग मतलब बड़े साम्राज्य के साथ इन्होंने किया जो कि काफी नामी थे। सबसे पहले बात करें तो लक्ष्मी गणराज्य की राजकुमारी चेलन्ना से इन्होंने विवाह किया। इससे लक्ष्मी गणराज्य के आसपास के क्षेत्रों में भी इनका जो है नाम फैल गया। इसके बाद बात करें कौशल देश की राजकुमारी कौशल देवी की, तो इन्होंने कौशल देश की राजकुमारी कौशल देवी से विवाह किया, और इनको बदले में पूरा का पूरा काशी महाजनपद मिल गया। लो भैया, बिना मार काट के इनको एक पूरा जनपद मिल गया, महाजनपद मिल गया, काशी महाजनपद, दहेज में वो भी। ठीक है, कूटनीति से शादी करके एक ठो और जो है इनका पावर बढ़ गया। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया और मध्य देश में भी अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर दिया। लोग इनका नाम जानने लगे वहां पर भी। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी। अवंती के राजा, अवंती मतलब महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं। तो वहां पर जो क्षेत्र था, वहां के राजा को राजवैद्य की सेवा दिया। वहां के राजा को हो गया रहा पीलिया, तो ये जो है कि अपना राजवैद्य भेज दिए वहां पे, है ना। तो वहां के जो अवंती अवंती हैं, वहां के लोगों में भी इनका जो है अच्छा खासा नाम हो गया। तो ये तो इनकी कूटनीति हुई थोड़ी मोड़ी। अगर हम बात करते हैं युद्ध नीति की, तो इन्होंने युद्ध नीति के द्वारा अंग महाजनपद पर विजय हासिल किया, और इनका विस्तार अब मगध तो था ही, ये रहा हमारा भारत, ये रहा मगध। मगध तो था ही, साथ ही साथ इन्होंने अंग देश मतलब इधर बंगाल का क्षेत्र, इधर से पूरा मतलब प्रयागराज तक इन्होंने लगभग लगभग साम्राज्य स्थापित कर लिया। और काशी वगैरह तो इनके हाथ में था ही, तो काशी वगैरह इधर प्रयागराज के साइड का क्षेत्र
सब इतना बड़ा मगध स्थापित कर लिया इन्होंने। ठीक है, चलो भाई, तो ऐसा था हमारा मगध साम्राज्य। मारपीट चल रहा था जो है कि फिर इन्होंने अपनी सैन्य सेना को मजबूत किया और एक राय को लइका हुआ रहा किससे? चलन्ना से। इस चलन्ना जी के साथ कुछ कर्म कांड किए, एगो लइका हुआ बड़ा गंदा, अजात शत्रु। अजात शत्रु ने इन्हीं को मार दिया। अजातशत्रु नहीं को मार के गद्दी पर बैठ गया और पिता की हत्या के बाद शासन अपने हाथ में इसने ले लिया। फिर क्या होता है, ये जो कौशल, जो काशी दिए रहते हैं, कौशल देवी रहती हैं, एकरे भाई जी जो होते हैं, है ना, मतलब कि इनके मामा जी प्रसेनजीत कौशल महाजनपद से जो होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर ये काशी को वापस लेने की बात करते हैं। काशी को वापस लेने की बात करते ही ये जाता है युद्ध नीति लेकर अपना कि भाई अब ऐसे नहीं चलने वाला है। अजातशत्रु कहता है लड़के हम लोग जीत जाएंगे, लड़ता है और काशी पर विजय प्राप्त कर लेता है, और क्या है ना। चूंकि अजातशत्रु चिलन्ना के पुत्र थे, अतः लिच्छवी गणराज्य से भी इनका अनबन होता है और चिलन्ना जो राजकुमारी हैं और उनका जो राज्य था पिताजी का, लिच्छवी गणराज्य, वहां से भी अनबन शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है। 16 साल तक युद्ध चलता है और इसी के दौरान दो ठो युद्ध उपकरण का आविष्कार होता है, रथमुथल और महाशिलाकंटक, जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया था। फिर इतना कहानी होने के बाद इसी शासनकाल में हम लोग एक छोटी सी बात और देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की भी मृत्यु हो जाती है। किसके शासनकाल में होती है? अजातशत्रु के शासनकाल में, सन 483 ईसा पूर्व। शासन ने उनके सम्मान में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया। ये कुछ संगीति वगैरह था, बौद्ध लोगों का एकजुट करके जो भी आयोजन वगैरह किया गया होगा वैसा कुछ था। फिर इसके बाद अजातशत्रु ने मारा बिंबिसार को। अब अजातशत्रु थोड़ी बचेगा, ओकर पुत्र था उदयन। उदयन एकरा को मार दिया। पिता अजातशत्रु की हत्या करके आ जाते हैं उदयन। एक नवीन शहर पाटलिपुत्र की स्थापना करता है ये, पाटलिपुत्र, और उसी को अपना राजधानी बना लेता है ना, उसको अपना राजधानी बना लेता है। फिर उदयन की मृत्यु के बाद शासन शक्ति कमजोर हो जाती है। उदयन के बाद आते हैं अनिरुद्ध। फिर आते हैं मुंड, चामुंड नहीं, मुंड। और मुंड के बाद अंतिम शासक होते हैं नाग दशक। नाग दशक होते हैं इस शासनकाल के अंतिम शासक। अंतिम शासक होते हैं और इनका सेनापति होता है शिशुनाग, और वही कर देता है इनकी हत्या और आ जाता है मगध के साम्राज्य पर और स्थापना कर देता है शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है। और कल हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश को। आज की कहानी बस इतनी ही थी। चलिए बढ़ते हैं पूरे रिवीजन की ओर। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो आज हम लोगों ने प्राग मौर्य काल को शुरू किया। प्राग मौर्य काल में हम लोगों ने 16 महाजनपदों को देखा, कौन कहाँ थे ये देखा। फिर मगध साम्राज्य पे हम लोग आए। मगध साम्राज्य क्यों विस्तारित हुआ, इसके कुछ कारण देखे, भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, तकनीकी कारण, राजनीतिक कारण हमने देखा। उसके बाद हम लोग मगध साम्राज्य पे आए और मगध साम्राज्य को हमने खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया? मार डाला। किसको मार डाला? बिंबिसार को मार डाला। बिंबिसार ने शादी की थी 3 ठो से, एक होती चिलन्ना, एक होती कौशल, एक होती क्षेमा। अलग अलग नाम है मतलब। फिर उसके बाद क्या हुआ? बिंबिसार को मारा अजातशत्रु ने, हाँ, और अजातशत्रु को मारा उदयन ने। उदयन के बाद शासन कमजोर पड़ गया। अंत में करते करते आए नाग दशक।
नागदशक के सेनापति जो हैं वही इनको मार देते हैं और हर्यक वंश समाप्त हो जाता है और उदय होता है शिशुनाग वंश का, जिसको कि हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं कल।